कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम है ड्यूक। वो अपने फैमिली से अलग एक मेंशन में रहता है। वास्तव में बचपन में उसे एक विच ने यह श्राप दे दिया था कि वह जिस किसी भी लिविंग थिंग को टच करेगा वह उसी वक्त मारा जाएगा, जिसकी वजह से सभी उससे दूर रहने लगे। यहाँ तक कि उसकी माँ ने भी उसे अपने से दूर एक मेंशन में भेज दिया। वहाँ उसके साथ उसकी उम्र की एक मैड एलिस और एक बूढ़ा बटलर रॉब भी रहता था। एलिस ड्यूक की बचपन की दोस्त है और वह ड्यूक की काफी देखभाल करती है। वह जानती है कि ड्यूक का टच बहुत ही घातक है, लेकिन फिर भी वह इससे नहीं डरती। वो अपने बॉडी पार्ट्स को दिखाकर ड्यूक के रिएक्शन का मजा लेती रहती है। इसी दौरान एक दिन ड्यूक से मिलने उसका एक बचपन का दोस्त फिलिप उसके पास आता है। उसे देख ड्यूक काफी खुश होता है। उसे लगता है कि वे लोग फिर से दोस्त बन जाएंगे, लेकिन जब ड्यूक फिलिप के पास आता है तो फिलिप के गार्ड उसे रोक लेते हैं। ड्यूक इसे देखकर काफी निराश हो जाता है। जब फिलिप उसे तोहफे के तौर पर फ्लावर देता है तो ड्यूक के छूते ही वे फ्लावर मुरझा जाते हैं। इसे देख फिलिप काफी घबरा जाता है। वास्तव में फिलिप यहाँ किसी और ही उद्देश्य से आया है। वह एलिस को यहाँ से चले जाने की सलाह देता है क्योंकि फिलिप को लगता है कि ड्यूक एक मॉन्स्टर है। बाद में फिलिप ड्यूक को बताता है कि उसे यहाँ ड्यूक की मॉम ने उसका स्पाई करने के लिए भेजा है कि उसने अपने सांप से मुक्ति पाई या नहीं। वह चाहती थी कि ड्यूक को उसके फैमिली के उत्तराधिकारी पद से हटाकर उसके छोटे भाई को यह पद दे दिया जाए। उसके बाद फिलिप वहाँ से यह कहते हुए चला जाता है कि वह फिर कभी यहाँ नहीं आएगा। यह सब सुन ड्यूक काफी निराश हो जाता है, पर वह खुश है कि एलिस अभी भी उसके साथ है। वह उससे वादा करता है कि वह एक दिन इस श्राप को जरूर हटा कर रहेगा और एलिस से अपने प्यार का इजहार करते हुए उसे शादी का प्रस्ताव रखेगा। इधर बूढ़ा होने की वजह से रॉब की आईसाइट थोड़ी कमजोर हो गई है। वह गलती से कई बार ड्यूक को छूने को होता है, पर ड्यूक हर बार उसको उसे छूने से बचा ही लेता है। ड्यूक को पियानो बजाना काफी पसंद है। वह सोचता है कि वह फ्यूचर में खुद के ही गीत और धुन बनाकर अपने जीवन का निर्वाह करेगा। वह एलिस के ऊपर बनाई हुई उसकी खुद की धुन को बजाने लगता है। एलिस इसे सुनकर काफी खुश होती है और उसके सो जाने पर वो उसे लगभग किस कर ही देती है। ड्यूक के घर में उसकी बहन वियोला अचानक से कभी कभी आती जाती रहती है। वो थोड़ी एनोइंग है, लेकिन वो अपने भाई को बहुत प्यार भी करती है। वो जानती है कि ड्यूक एलिस को प्यार करता है और इसके लिए वो उसे टीज करती रहती है। घर जाते हुए वो ड्यूक से कहती है कि वो खुद को जल्द से जल्द इस सांप से मुक्त कर ले ताकि वो घर वापस आ सके। तभी वहाँ वियोला की टक्कर रॉब से हो जाती है। हमें पता चलता है कि रॉब उसका क्रश है। वास्तव में वियोला को अपने से काफी बड़े उम्र के लोग काफी अच्छे लगते हैं। एक दिन ड्यूक को अपने घर में एक काली बिल्ली दिखती है। वो उसे देख काफी डर जाता है। बाद में रॉब को उस कैट के कॉलर में एक नोट मिलता है जिसमें कि किसी के द्वारा माफी मांगी गई थी। उसे देख ड्यूक को ऐसा लगता है कि किसी ने उस बिल्ली को यहाँ छोड़ दिया होगा। वो उसे बाहर छोड़ देता है। तभी वो देखता है कि उस बिल्ली की एक फैमिली है जो कि उसके पास आ जाती है। उसी रात ड्यूक एलिस के सामने एक डांस का प्रस्ताव रखता है। एलिस तैयार हो जाती है और वे दोनों एक दूसरे को बिना छुए हुए डांस करने लगते हैं। इस दौरान ड्यूक एलिस से पूछता है कि वह उसके बारे में क्या महसूस करती है। एलिस उसे कहती है कि वह उससे प्यार करती है और हमेशा उसके साथ रहना चाहती है। फिर एलिस ड्यूक को टाउन के फेस्टिवल में चलने की रिक्वेस्ट करती है। ड्यूक इसे मना नहीं कर पाता। वह पूरे प्रोटेक्टेड कॉस्ट्यूम पहनकर एलिस के साथ उस फेस्टिवल में जाता है। तभी वहाँ एक मास्क पहनी हुई औरत एलिस को पहचान लेती है, जो कि एलिस की माँ शेरन को जानती है। तभी वहाँ एक खोए हुए बच्चे को खुश करने के लिए ड्यूक उसके लिए पियानो बजाने लगता है। उसकी पियानो की धुन सुनकर वहाँ के सभी लोग काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और उसकी धुन पर नाचने लगते हैं। बाद में ड्यूक को पता चलता है कि उसके श्राप से जुड़ी कई सारी अफवाहें पूरे इलाके में फैली हुई है। उसी शाम एलिस ड्यूक को एक प्रिंसेस की कहानी सुनाती है जिसका प्रिंस चांद पर कैद था, जिसकी वजह से वो प्रिंसेस अपने प्रिंस को हर साल एक किस भेजती है। इसे सुनकर ड्यूक थोड़ा मायूस हो जाता है क्योंकि अपने डेट में भी वो एलिस को टच नहीं कर सकता। लेकिन इस पर एलिस उसे कहती है कि ड्यूक का उसके साथ रहना ही उसके लिए काफी है। बाद में एलिस ड्यूक को अपने कमरे में बुलाती है। वह उसे वहाँ ऐसा महसूस करवाती है कि वो उसके साथ कुछ कामुक चीजें करने वाली है, पर वह ऐसा नहीं करती। वह उसे बस रिलैक्स करवाकर वहाँ पर सुला देती है। ड्यूक उसे मीटियोर शावर देखने एक बोट में चलने का इन्वाइट करता है। वह मान जाती है, लेकिन जब वे बोट में होते हैं तो कुछ एक्टिविटीज करते हुए अचानक एलिस बोट से नीचे गिर जाती है। ड्यूक उसे चाहते हुए भी गिरने से नहीं बचा पाता, न ही वो उसे बोट पर खींच ही सकता है। इस पर एलिस ड्यूक को उसे किस करने को कहती है, चाहे इससे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। ड्यूक उसे किस करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, पर सामने जाकर वो रुक जाता है। वो ऐसा नहीं कर सकता। तभी एलिस उसे कहती है कि यह तो बस एक ट्रिक था ताकि मैं तुमको पानी में गिरा सकूं। यह कहते हुए वो बोट को पलट देती है और ड्यूक को भी पानी में गिरा देती है। उनका मीटियोर शावर देखने का प्लान मिस हो जाता है।
ड्यूक उदास है क्योंकि उसने सोचा था कि वह मीटियोर शावर के वक्त उसे अपने प्यार का इजहार करेगा। इस पर एलिस उसे कहती है कि कोई बात नहीं, तुम अगले 10 साल बाद जब फिर से मीटियोर शावर होगी तब यह बात कह देना। एलिस कुछ दिनों से ड्यूक से शांत रहने लगी है। वो ड्यूक से अब मजाक भी नहीं करती। ड्यूक इसे देखकर थोड़ा घबरा जाता है, कहीं उससे कोई गलती तो नहीं हो गई। लेकिन जब बाद में ड्यूक को यह पता चलता है कि उसके व्यवहार में परिवर्तन इसलिए आया है क्योंकि वह बीमार थी, यह जानकर ड्यूक काफी रिलैक्स महसूस करता है। एलिस के ठीक होने के बाद वह ड्यूक को स्नो देखने चलने की बात करती है और उसे गर्म कपड़े पहना देती है। स्नो देखकर आने के बाद एलिस नोटिस करती है कि उसका एक ईयरिंग बाहर बर्फ में ही खो गया है, जो कि उसके माँ की एक निशानी थी। इसे सुनते ही ड्यूक झट से बाहर निकलकर एलिस के ईयरिंग्स को ढूंढने लगता है, लेकिन इस दौरान वह बर्फ में बिल्कुल फंस जाता है। तभी वहाँ एक बैट गुजर रही होती है जो कि ड्यूक को देखकर एक लड़की में परिवर्तित हो जाती है और उसे वहाँ से निकालने में मदद करती है। उसे पता चलता है कि ड्यूक इस घर का मालिक है जो कि अपने मैट के रिंग को इस बर्फ में ढूंढ रहा है। वो इससे काफी इम्प्रेस हो जाती है और वह अपने फायर से बर्फ को पिघलाकर उस रिंग को खोजने में ड्यूक की मदद करती है। फिर वह ड्यूक को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि उसका नाम कफ है जो कि एक जादूगरनी है। ड्यूक उसे अपने घर में इन्वाइट करता है और उसे अपने श्राप के बारे में बताता है। कफ उसे बताती है कि उसे इंसानों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है क्योंकि विच हंटर्स ने उसके पेरेंट्स को मार डाला था और उसके हाफ ह्यूमन होने की वजह से बाकी विचेस भी उसे अवॉइड करती हैं। इसीलिए उसे श्राप के बारे में उतनी अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन वो कहती है कि शायद उसके दोस्त को इसके बारे में जानकारी होगी। ड्यूक को कफ का हेल्पफुल नेचर काफी अच्छा लगता है और वो उसे अपना दोस्त बना लेता है। उसके बाद कफ वहाँ से चली जाती है। इधर एलिस को वो बातें याद आती है जब ड्यूक ने पहली बार उसे टच किया था। उसने एलिस को कुछ बुलिस से बचाया था। एलिस के शरीर में स्नो को लगे देख उसने उसे स्नो फ्रेडी कहकर बुलाया था। अगले दिन वियोला ड्यूक के घर आती है और वह एलिस को कहती है कि उसे ड्यूक को आकर्षित करने के लिए क्यूट फेस बनाना सीखना होगा, लेकिन एलिस इसमें पहले से ही माहिर है। ऐसा करके ही तो वह ड्यूक से अपना सारा बात मनवा लेती है। वियोला जब यह क्यूट फेस की टेक्निक रॉब पर इस्तेमाल करती है तो वह खुद ही शर्मिंदा हो जाती है। उसके बाद वियोला एलिस को कुकिंग सिखाने की रिक्वेस्ट करती है। एलिस उसे सिखाती तो है पर वियोला बार बार रॉब की वजह से डिस्ट्रैक्ट होती रहती है। वियोला कहती है कि उसे ड्यूक से जलन होती है क्योंकि उसके श्रापित होने के बावजूद भी लोग उसे इतना सपोर्ट करते हैं। वास्तव में ये वियोला का ड्यूक के प्रति प्यार है। वो आगे कहती है कि वह जल्द से जल्द अपने कर्ज के क्यूर को ढूंढ ले ताकि वो अपने फैमिली के उत्तराधिकारी पद को पा सके। अगले दिन ड्यूक एलिस को आइस स्केटिंग करने ले जाता है। वहाँ आइस स्केटिंग करते हुए ड्यूक के पास एक व्हाइट क्रो आता है और वो अचानक रूप बदल एक इंसान में परिवर्तित हो जाता है। वो एक जादूगर है और कफ का दोस्त है। उसके बाद वे चारों आइस स्केटिंग करने लगते हैं। जेन और कफ को एक दूसरे का हाथ पकड़कर स्केटिंग करते देख ड्यूक को काफी जलन होती है। वहीं जेन को ड्यूक और एलिस के एक दूसरे के प्रति प्यार को देखकर जलन होने लगती है। बाद में कफ ड्यूक को एक विचेस की मीटिंग में ले जाने का निश्चय करती है ताकि वो वहाँ उस विच को ढूंढ सके जिसने उसे यह शाप दिया था। इधर वियोला एलिस के साथ नाइट स्टे करना चाहती है। वो वहाँ उनके प्यार और बाकी चीजों के बारे में बात करने लगते हैं। हमें पता चलता है कि वियोला की मॉम उसे भी काफी ज्यादा इग्नोर करती है। वियोला के सो जाने पर एलिस ड्यूक को कहती है कि भविष्य में वो वियोला का काफी ध्यान रखे, उसे उसके प्यार की जरूरत है। अगले दिन ड्यूक देखता है कि उसका बगीचा काफी ज्यादा फैल चुका है। अपने कर्ज का इस्तेमाल करते हुए वह अननेसेसरी प्लांट को सुखा देता है, लेकिन उन्हें फेंकने के बजाय वो उसके फूल से एलिस के लिए एक क्राउन बना देता है। थोड़ी देर बाद एलिस के नहाते वक्त एक बिल्ली उसके गाउन को लेकर भाग जाती है, जिसकी वजह से ड्यूक उसे अपना कपड़ा पहना देता है। बाद में उन्हें थोड़ी दूर ही एलिस की गाउन दिख जाती है जो कि बिल्ली ने कुतर दिए थे। इसे देख एलिस काफी उदास हो जाती है क्योंकि ये वही गाउन था जिसे ड्यूक बहुत पसंद करता था। उसके बाद कफ और जेन ड्यूक और एलिस को विचेस की मीटिंग में लेकर जाते हैं। उन्होंने खुद को कपड़े से पूरी तरह ढक लिया है ताकि किसी को उनके वहाँ होने का अंदाजा ना हो। विचेस की यह मीटिंग उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग होती है जो कि केवल 5 मिनट ही चलती है। मीटिंग खत्म होने के बाद विचेस की लीडर एलिस और ड्यूक को पहचान लेती है। वह उन्हें पहले से ही जानती थी और उनसे मिली भी थी। वह उन्हें बताती है कि ड्यूक को जिस विच ने श्राप दिया था वह मर चुकी है और क्योंकि वह विच बहुत ही शक्तिशाली थी, उसके मरने के बाद अब ऐसा कोई नहीं जो उसे उसके श्राप से मुक्त कर सके। यह कहकर वह उनके कपड़े जादू से हटा देती है और वे अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं, जिससे वे दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। घर वापस आकर ड्यूक जेन और कफ से पूछता है कि आखिर वो उसकी मदद क्यों कर रहे हैं। इस पर कफ उसे कहती है कि तुम दूसरों से बिल्कुल अलग हो, तुम्हारे अंदर दूसरों के प्रति प्यार की भावना है और ऐसे इंसान के साथ रहना मुझे काफी अच्छा लगता है। फिर वहाँ से जाते हुए वो ड्यूक से कहती है कि एक दोस्त के रूप में हम तुमसे मिलने फिर आएंगे। यह कहकर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अपने श्राप के बारे में इतनी बुरी खबर सुनने के बावजूद ड्यूक हार नहीं मानता और निश्चय करता है कि वो इसका क्यूर ढूंढ कर ही बताएगा।
अगले दिन एलिस एक विच की पॉट खरीद कर लाती है, जहाँ वह विच की तरह ही एक पोशन बनाने लगती है जिससे कि सांप मुक्त हो जाए, लेकिन यह काम नहीं करता। फिर वह एक और जादुई शापित म्यूजिक बुक लेकर आती है। इसके बारे में यह अफवाह है कि अगर किसी ने भी इस बुक के धुन को सही और अच्छी तरह से बजा लिए तो उस पर लगे सारे श्राप धुल जाएंगे। उसकी बातों को मानकर ड्यूक उसे बजाने लगता है और काफी अच्छी तरह बजाता है, और तभी उस बुक से एक आत्मा निकलती है जो कि इस सॉन्ग का राइटर है। वह एलिस से बदतमीजी करते हुए ड्यूक को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस के सामने उसकी एक नहीं चलती। आखिर में ड्यूक उस गाने को पूरा करता है, पर इससे ड्यूक का श्राप खत्म नहीं होता, बल्कि उस सॉन्ग राइटर की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। ड्यूक एलिस को डराने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे वियोला ने बताया था कि अगर वो एलिस को अपने प्रति और ज्यादा आकर्षित करना चाहता है तो उसे किसी वस्तु से एलिस को डराना होगा। इससे होगा ये कि उसका दिल जोरों से धड़कने लगेगा और उसे लगेगा कि यह ड्यूक की वजह से धड़क रहा है। वियोला के कहे अनुसार ही वो एलिस को डराने की कोशिश करता है, पर इस दौरान ड्यूक के हाथों से रॉब का फ्लावर पॉट टूट जाता है, जो कि उसने 50 सालों से सहेज कर रखा था। इसे देख ड्यूक काफी डर जाता है। रॉब के डर से वो वहाँ से भाग जाता है। रॉब को उस टूटे हुए पॉट से ड्यूक के ग्रैंडमदर के कुछ मूल्यवान गहने मिलते हैं, जो कि कई सालों पहले खो गए थे। शायद किसी मेड ने चोरी करके इसे यहाँ छुपा दिया था, पर वह इसे हासिल न कर सकी। इसके बाद हमें ड्यूक और एलिस को उनके सपने में दिखाया जाता है। वास्तव में कर्स के क्यूर को ढूंढने के दौरान उनको लाइब्रेरी में एक बुक मिली थी। वहाँ उस बुक की आत्मा ने उन्हें सपने में एक व्हाइट रैबिट को ढूंढने का काम सौंपा था। अगर वे यह कर पाए तो वह उसे उसके श्राप से मुक्त कर देगी। इसके बाद वे वहीं सो जाते हैं और सपने में उस व्हाइट रैबिट को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन इस बीच ऐसा मोमेंट आता है कि वे दोनों एक दूसरे को किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर तभी ड्यूक की नींद टूट जाती है और उनका टास्क भी पूरा नहीं हो पाता। इधर कफ ड्यूक से रिक्वेस्ट करती है कि वह उसे लिखना सिखा दे ताकि इससे वह जेन को इम्प्रेस कर सके। उधर वॉल्टर, जो कि ड्यूक का छोटा भाई है, उसे यह बात बिल्कुल हजम नहीं होती कि उसकी माँ अभी तक ड्यूक को परिवार का उत्तराधिकारी बनाने के पक्ष में है। साथ ही वियोला भी वॉल्टर की जगह ड्यूक को ही इस पद का सही हकदार मानती है, जिसकी वजह से वॉल्टर को अपने भाई ड्यूक से काफी जलन होने लगती है। वह जानना चाहता है कि ड्यूक में आखिर ऐसा क्या है जो उसके पास नहीं है। उसी दिन वियोला ड्यूक के घर जाती है। वहाँ वो कफ को देखती है। अब क्योंकि वियोला कफ को नहीं पहचानती तो उसे लगता है कि वो कोई चोर है। वो उसे पकड़ते हुए उसके ऊपर ही बैठ जाती है। जब घर के बाकी लोग वहाँ आते हैं तो उनको उस स्थिति में देख चौंक जाते हैं और उन्हें उनके हाल में छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। बेचारी वियोला काफी एम्बैरेस हो जाती है। स्नोस्टॉर्म के दौरान एलिस उन पलों को याद करती है जब ड्यूक पहली बार इस मेंशन में आया था। वह अपने श्राप की वजह से काफी डिप्रेशन में था और उसने गुस्से से अपने पूरे रूम को तितर कर दिया था। जब एलिस उसे मिलने आई थी तो उसने उससे मिलने से भी इनकार कर दिया था, लेकिन उसके बचपन के दोस्त होने की वजह से एलिस ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। इस पर ड्यूक ने उससे यह शर्त रखी कि अगर वो यहीं रहना चाहती है तो 3 दिनों के अंदर उसके कमरे को पूरी तरह से साफ कर दे, वरना उसे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। एलिस उसके कमरे को एक ही रात में चकाचक बना देती है। इसे देखते हुए ड्यूक खुद ही घर छोड़कर चला जाता है, लेकिन बाहर भारी बर्फबारी होने की वजह से ड्यूक की अवस्था काफी खराब हो जाती है और वह मरने को होता है। तभी एलिस उसे ढूंढ लेती है और खुद को इतना कष्ट देने के लिए वो उसे डांटती है। वो उसे समझाती है कि तुम्हारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो तुम्हें काफी चाहते हैं, तुम्हें ऐसी हरकत करके उनको दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। फिर वो अपनी भावना उसे बताते हुए कहती है कि जब मैं बचपन में अकेली थी तब तुमने ही मेरी ओर अपना हाथ बढ़ाकर मुझे अच्छा महसूस कराया था। यह सब सुन ड्यूक थोड़ा ठंडा पड़ जाता है और उसके साथ घर वापस जाने के लिए तैयार हो जाता है और उस दिन से ही उसके मन में एलिस के प्रति प्यार की भावना पनपने लगती है। वियोला डिसाइड करती है कि वो क्रिसमस पार्टी में ड्यूक को एक रुमाल गिफ्ट करेगी, पर ड्यूक का छोटा भाई वॉल्टर यह जानना चाहता है कि वियोला बार बार ड्यूक के वहाँ क्यों जाती है। सो इसका पता लगाने के लिए वो रूप बदलकर वियोला का ड्राइवर बन जाता है और ड्यूक के यहाँ जाने लगता है। इधर जेन, कफ और बाकी सभी ड्यूक के घर में क्रिसमस की तैयारी करने लगते हैं। जेन के मन में कफ के प्रति भावना है, इसी कारण वो अपना कदम आगे बढ़ाते हुए कफ की कई सारी तारीफें करने लगता है, लेकिन काम कर करके कफ इतनी थक चुकी थी कि वो वहीं पर सो जाती है। बेचारे जेन को यह पता ही नहीं चलता कि उसके कॉम्प्लीमेंट्स को कफ ने सुना भी या नहीं। इधर जब वियोला गाड़ी से नीचे उतरकर ड्यूक के घर में जाने लगती है तभी उसके हाथों से वह गिफ्ट नीचे गिर जाता है, जिसे वॉल्टर उठा लेता है। उसके बाद वह सेंटा की ड्रेस पहनकर अंदर के माहौल का जायजा लेने जाने लगता है ताकि उसे कोई पहचान न सके, लेकिन तभी कफ उसे देख लेती है।
उसे लगता है कि वो रियल सेंटा है। उसे देख वो खुशी से पागल हो जाती है। इस स्थिति को देखकर वॉल्टर भी सेंटा की एक्टिंग करने लगता है और उसे वियोला का गिफ्ट दे देता है, पर इस पर भी कफ का मन नहीं भरता और वह उसके पीछे ही पड़ जाती है और बैट का रूप धारण करके वो उसे उड़ाकर वहाँ से ले जाती है। बाद में वॉल्टर किसी तरह ड्यूक की चिमनी में आकर गिर जाता है। वॉल्टर को देख ड्यूक काफी खुश हो जाता है क्योंकि इतने वर्षों में उसने उसे देखा ही नहीं है, लेकिन वॉल्टर खुश नहीं लग रहा। वो उसे कहता है कि लोग उसे ड्यूक के संभावित रिप्लेसमेंट के रूप में देखते हैं, जो कि उसे बिल्कुल नागवारा है। उधर वियोला और कफ दोनों गिफ्ट के लिए एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। वियोला कहती है कि ये मेरी गिफ्ट है, वहीं कफ उसे अपना गिफ्ट मानती है। बाद में वॉल्टर ड्यूक के सामने यह प्रस्ताव रखता है कि उन दोनों में से जिसने भी ड्यूक के क्यूर को सबसे पहले ढूंढ लिया, गद्दी का असली हकदार वही होगा। ड्यूक उसके इस प्रस्ताव को मान जाता है। उसके बाद वॉल्टर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन बाहर जाकर वो रुक जाता है क्योंकि उसे याद आता है कि वो तो वियोला के ड्राइवर के रूप में यहाँ आया था और उसे लिए बिना वो वहाँ से नहीं जा सकता। पार्टी के बाद ड्यूक एलिस को उसके कमरे तक छोड़ने के लिए जाता है। रास्ते में एलिस ड्यूक को छेड़ते हुए एक किस करने के लिए फोर्स करती है। डर के मारे ड्यूक नीचे गिर जाता है और तभी उसे याद आता है वो पल जब उसने पहली बार एलिस को कहा था कि वो उससे प्यार करता है। इसके बाद एलिस को सपने में अपनी माँ दिखती है। उसका नाम सेरोन है। वह भी ड्यूक के फैमिली की एक मेड थी। वह सपने में उनका साथ पाकर बहुत खुश होती है। वियोला को पता चलता है कि उसकी माँ उससे काफी नाराज है क्योंकि क्रिसमस डिनर के दौरान वो घर में नहीं थी। इधर जेन कफ को अकेले ही शॉपिंग करने के लिए भेजता है क्योंकि वियोला ने उसे बताया था कि उसे कफ को हर चीज के लिए उस पर निर्भर रहने वाली नहीं बनाना चाहिए, लेकिन फिर भी जेन को डर है कि कफ कहीं मुसीबत में ना पड़ जाए, इसलिए वह चुपके से उसका पीछा करने लगता है। हालांकि कफ अपने शॉपिंग का काम बराबर कर लेती है, पर तभी एक पॉकेटमार बच्चे को इंजर्ड करते करते वह बच जाती है। उसी वक्त जेन उसके पास आ जाता है और कफ की मदद करने लगता है। वो खुद को उसकी मदद करने से रोक नहीं पाता। ड्यूक को नींद नहीं आ रही होती है, तभी एलिस उसके पास आती है और उसका साथ देने के लिए वो उसके पास ही सोने लगती है। ड्यूक इसे थोड़ा घबराता तो है, पर वह किसी तरह एडजस्ट हो जाता है। मुसीबत तो तब आती है जब एलिस उसे और रिलैक्स करने के लिए अपने कपड़े उतारने की बात करती है। बाद में वो उसे उसकी मदर के बारे में पूछती है। ड्यूक उसे बताता है कि अगर उसकी माँ ने उसे एलिस से दूर रखना चाहा तो वह अपने परिवार से अलग हो जाएगा। एलिस को इस बात से काफी चिंता होने लगती है कि कहीं भविष्य में ड्यूक को उसके फैमिली और उसके बीच किसी एक का चुनाव ना करना पड़े। इधर रोब उस दिन को याद कर रहा होता है जब उसे फैमिली से दूर ड्यूक की देखभाल करने के लिए भेजा गया था, एक तरह से उसके सरोगेट फादर के रूप में। लेकिन वह ड्यूक के डिप्रेशन और अकेलेपन को कम नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से उसने यहाँ एलिस को लाने का सोचा, जो कि उसके एज की ही थी। शायद इस वजह से वह शांत हो जाए और उसका यह प्लान काम भी कर गया। आज एलिस ड्यूक के लिए काफी मायने रखती है। ड्यूक पियानो बजाता है और एलिस को कुछ गीत गाने को कहता है। एलिस काफी खूबसूरती के साथ गाना गाने लगती है और बाद में ड्यूक भी उसके गाने में साथ देने लगता है, लेकिन गाना खत्म होने के बाद वे दोनों थोड़े से शर्मा जाते हैं। इसके बाद एलिस अपने रूम की तरफ जाने लगती है। जाते हुए वह सोचती है कि उसे पता है कि ड्यूक और उसका साथ केवल तब तक के लिए है जब तक कि वह श्राप से मुक्त न हो जाए। जब वह श्राप से मुक्त हो जाएगा तब वे एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। यह सोचकर ही वह काफी दुखी हो जाती है। वियोला अपने घर के पुराने सभी सामानों में ड्यूक के कर्ज को ब्रेक करने से संबंधित कुछ क्लू ढूंढने की कोशिश करती है। तभी उसे एक पुराना सर्वेंट लॉगबुक मिलता है। वियोला की मदर को वियोला के कपड़े अच्छे नहीं लगते। वह उसे बच्चों की तरह कपड़े ना पहनने को कहकर बड़ी लड़कियों की तरह कपड़े पहनने की हिदायत देती है, क्योंकि उसे अब अपनी शादी के लिए तैयार भी होना है। वियोला फिलहाल इन सब के लिए तैयार नहीं है। वह ड्यूक के पास चली जाती है और वहाँ एलिस को वह पुरानी लॉगबुक दे देती है, क्योंकि उसे एलिस की माँ ने ही लिखा था। डेलेथ उन सबकी स्पाई कर रही होती है। डेलेथ वही विच है जो उन्हें विच की मीटिंग में मिली थी, जो विचेस की लीडर है। वह अपने पास जेन को बुलाती है और उसे कुछ मैसेज देती है। इधर एलिस को उस लॉगबुक से यह पता चलता है कि जब ड्यूक को श्राप मिला था तो उस वक्त 2 विच उनके घर में आई थी। उनमें से एक खुद डेलेथ थी। तभी जेन वहाँ आता है और ड्यूक को कहता है कि उसे फिलहाल सभी विचेस से दूर रहना चाहिए। ड्यूक को यह बात बिल्कुल सही नहीं लगती, क्योंकि बिना विचेस से मिले वो अपने श्राप से मुक्त कैसे हो सकता है। जेन उसे कहता है कि उसे घबराने की जरूरत नहीं, कफ और जेन हमेशा उसके साथ है। पर बाद में जेन एलिस से वह लॉगबुक चुरा लेता है। वास्तव में डेलेथ ने उसे यह धमकी दी थी कि अगर वो लॉगबुक डिस्ट्रॉय नहीं करेगा तो वह कफ को मार डालेगी, जिसकी वजह से उसे वह बुक चोरी करनी पड़ी। लेकिन ड्यूक उसे चोरी करते हुए पकड़ लेता है। अपने पकड़े जाने के बाद जेन को काफी गिल्टी महसूस होने लगता है और वह ड्यूक को उस लॉगबुक को वापस कर देता है और उसे सावधान करते हुए बताता है कि इस बुक में डेलेथ से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट राज है। लेकिन जब ड्यूक को उसकी मजबूरी के बारे में पता चलता है तो वह कफ की सेफ्टी के लिए उसे इस बुक को जला देने को कहता है। उसकी बातों को मानकर जेन उस बुक को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन बुक के एक छोटे से पीस को अपने पास रख लेता है और ड्यूक
ड्यूक से कहता है कि मैं फिलहाल इस बुक को डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ क्योंकि डेलेथ अभी भी हम पर नजर रख रही है, लेकिन जब वो हमें स्पाई करना बंद कर देगी तो वो अपने सीक्रेट मैजिक से इस छोटी सी पीस की मदद से उस बुक को वापस रिस्टोर कर लेगा। इधर डेलेथ को लगता है कि वो लॉग बुक डिस्ट्रॉय हो गई है और वो उन पर स्पाई करना बंद कर देती है। उसके बाद वो अपना मास्क उतारकर सामने रखी एक कॉफिन को खोलती है जिस पर एलिस की माँ शेरॉन की बॉडी होती है, पर हमें यह नहीं दिखाया जाता कि वो जिंदा है या मरी हुई। उधर ड्यूक को अपनी माँ का एक लेटर मिलता है जहां उन्होंने इतनी सालों में पहली बार ड्यूक को उनसे मिलने के लिए बुलाया है। ड्यूक उसके घर जाता है लेकिन उसकी माँ उससे बात करने के बजाय उसे बेड पर जाने को कहती है। वो उससे कल सुबह बात करेगी। वियोला ड्यूक को बताती है कि फिलहाल उनकी माँ का मूड काफी अच्छा है, शायद यह उसके लिए अच्छी बात हो। ड्यूक के साथ वहाँ एलिस भी आई होती है। जब ड्यूक की मॉम एलिस को वहाँ देखती है तो वह उसे शेरॉन समझ लेती है। शेरॉन उसकी माँ की काफी अच्छी दोस्त थी। वो एलिस को देख थोड़ी इमोशनल हो जाती है। वियोला ड्यूक को उसी गार्डन में ले जाती है जहाँ बचपन में उसे श्राप मिला था। बात करते हुए वियोला ड्यूक से कहती है कि वो लकी है कि वह इस घर से दूर है क्योंकि यहाँ उनकी जिंदगी किसी जेल के कैदी से कम नहीं है। डिनर के दौरान ड्यूक की माँ उससे कहती है कि उसके फादर काफी बीमार हैं, इसी वजह से उन्हें जल्द से जल्द फैमिली के अगले उत्तराधिकारी का चुनाव करना है। वह ड्यूक को वसंत ऋतु तक का टाइम देती है। अगर वह तब तक अपने श्राप से छुटकारा ना पा सका तो उसके छोटे भाई वॉल्टर को यह पद दे दिया जाएगा। ड्यूक इसे स्वीकार कर लेता है। उसके बाद वह एलिस के प्रति अपनी भावनाओं को अपनी मॉम के समक्ष कहने लगता है, पर उसकी मॉम उसका एक मैड से शादी करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है जो उनकी फैमिली की प्रतिष्ठा के खिलाफ है। इसे सुनकर ड्यूक काफी आक्रोश में आ जाता है और वो अपनी मॉम से कहता है कि आपने जब मुझे बचपन में उस विला में अकेले छोड़ दिया था तब वह एलिस ही थी जिसने मुझे अपनाया था। सभी मुझसे दूर हो गए थे पर वह एलिस ही थी जिसने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। आपसे ज्यादा तो एलिस का मुझ पर अधिकार है। हम बच्चे आपके गुलाम नहीं है और मुझे एलिस से शादी करने के लिए आपकी परमिशन की भी जरूरत नहीं है। गुस्से में वो अपनी साड़ी भरास निकाल देता है और अंत में वह शांत होकर उन्हें सॉरी कहते हुए वहाँ से चला जाता है। ड्यूक के दोनों भाई और बहन उसको छोड़ने के लिए उसके साथ चले जाते हैं। इधर ड्यूक की मॉम ड्यूक के इस स्वभाव पर उस पर गुस्सा होने की बजाय मंद मंद मुस्कुराने लगती है और कहती है कि ड्यूक अब बड़ा हो गया है। इसके बाद ड्यूक एलिस के साथ वापस अपने घर की ओर चला जाता है। वह उसे वो सारी बात बताता है जो उसने अपनी माँ से कही थी। फिर वो आगे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो एलिस के साथ शादी करके रहेगा क्योंकि वह उसे प्यार करता है। एलिस यह सुनकर काफी प्रसन्न हो जाती है और जब ड्यूक सो रहा होता है तो वह उसे कपड़े उड़ाते हुए कहती है कि वह भी उसे बहुत प्यार करती है। और इसी के साथ ही ड्यूक ऑफ डेथ एंड हिज मेट का यह सीजन यहीं पर समाप्त हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। साइन आउट।